रेडियो मधुबन 90.4 FM पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की मन की आंखों से इस विशेष कार्यक्रम में। आप सभी को पता है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में हम हमेशा हर बार एक नए दृष्टिबाज साथी से मिलते हैं और उनकी जीवन के अनुभवों से कुछ सीखने की, कुछ समझने की और कुछ जीवन में लाके आने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे ही अनुभवों भरा एक और शख्सियत आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम है बालचंद्र उपाध्याय जी। आप यूपी से हैं मूलतः, लेकिन रहते दिल्ली में हैं और आप गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के टीचर के पद पर कार्यरत है और आज हम सभी से अपने जीवन के अनुभव को बांटने के लिए आए। तो दोस्तों चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान को। नमस्ते बालचंद्र जी। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया मुझे। जी, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आज आप अपना अनुभव हमारे साथ बांट रहे हैं। आबू की अंचल में रहने वाले बहुत सारे हमारे दृष्टिबाधित साथी हो या फिर अन्य साथी इस कार्यक्रम सुनकर के बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और ये ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। तो बालचंद्र जी, हम सबसे पहले आपकी बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि आप यूपी से हैं लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं, तो यूपी से दिल्ली की यात्रा कैसे शुरू हुई? हाँ मैडम, मेरा जन्म तो मैंने आपको बताया कि गांव फिल्मीपुर डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर ईस्ट यूपी में सरजू नदी के किनारे का है और गांव हमारा मतलब एक तरह से कहिए कि गवर्नमेंट के हिसाब से फॉरेस्ट डिक्लेयर है और पर यह है कि एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है और विशेषकर सरजू नदी में नहाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पिताजी मतलब 1962 में दिल्ली आ चुके थे और यहाँ पर वो ये बिरला की कोई कंपनी थी, उसमें सर्विस करते थे और इसी कारण फिर पिताजी के कारण दिल्ली भी आना हो गया। जी, तो आप फिर किस उम्र में आप दिल्ली शिफ्ट हो गए थे? मतलब 8 साल से पहले भी मैं दिल्ली आया हूँ। 8 साल के में मेरी दूसरी आंख गई है, मतलब जो बाई बर्थ थोड़ी कमजोर थी, लेकिन मैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में दिल्ली में पढ़ाई की थी और जब मैं थर्ड क्लास में था तो यहाँ मेरे जैसे कुछ कंपनी में प्रॉब्लम हुई, मतलब वहाँ आंदोलन वगैरह चल गए। उन्होंने कहा कि यहाँ मतलब तनख्वाह उनका का कुछ ऐसा ही है, मतलब मेरे को मेरी मदद करेगा, आप लोग गाँव चले जाओ और जब ठीक होगा तो आ जाना, क्योंकि हम लोग तो इसमें शामिल हैं। तो उस समय हम गांव चले गए। वहां मैं थर्ड क्लास पढ़ रहा था तो उसी समय उस आंख में चोट लगी जो कमजोर थी, तो वो भी चली गई। तो उस समय फिर मतलब यह स्वाभाविक था कि दिल्ली एक शहर था, तो मेरे दादाजी मेरे मामा जी के साथ लेके मुझे वहां से इलाज के लिए दिल्ली लाए। फिर यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और ये लोकनायक जयप्रकाश का ये एक हिस्सा है, आजकल इसको गुरु नानक आई सेंटर बोलते हैं, इन जगहों पे इलाज चला और उन्होंने एडमिट भी किया, ऑपरेशन भी किया, लेकिन नहीं सक्सेस हुआ। उस समय से तो लगभग दिल्ली परमानेंट हो गई। हालांकि गांव आना जाना लगा रहा, लेकिन उस समय से परमानेंट हो गई। सर, जैसे आपने कहा कि बचपन से आपकी एक आंख की दृष्टि कमजोर थी, तो ये कैसा हुआ, मतलब क्या वजह थी? अब उसकी वजह मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हमें तो इतना होश था नहीं, ज्ञान था नहीं, और हमारी फैमिली में जैसे मदर भी हमारी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी और दादी भी पढ़ी लिखी नहीं थी। बाकी तो सब घर में ठीक थे, मेरे से मेरी बड़ी बहन बिल्कुल सही, दूर दूर तक सब सही उस समय भी और आज भी। लेकिन ये केवल मेरे साथ ऐसा है, बाकी मेरे बाद मेरी छोटी बहन छोटे भाई भी हुए, सब बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वजह मैं नहीं बता पाऊंगा। ये है कि जब आई साइड कमजोर थी, थोड़ा दिखाया जरूर था मेरे पिता ने दिल्ली में लाके, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और सेकंड क्लास मैंने दिल्ली में पढ़ाई की थी। तो उस दिखाने के चक्कर में डॉक्टरों ने चश्मा तो जरूर दिया था। अच्छा। अब वो मैंने लगाया नहीं लगाया बचपन में, इतना मैं नहीं कह सकता। ये तो फिर धीरे धीरे दोनों आंखों की रोशनी कमजोर हो गई? नहीं, एक तो थी नहीं, एक की ही थी। अच्छा, एक का कम्प्लीटली नहीं था, दूसरे का आधा था। हाँ। और उम्र बढ़ते बढ़ते वो भी चला गया? मैं 8 साल की उम्र में चली गई वो भी, मतलब। जी। तो उस समय क्या कहते थे आपके पेरेंट्स जब आपको दिखाई नहीं देता था? आप क्या मतलब कैसे आप कर लेते थे चीजें?
पेरेंट्स तो डिप्रेस तो हुए ही, निराश तो हुए ही हुए, और सबको यही था कि इसका क्या होगा। मतलब जनरली ये चर्चा थी कि भाई हम लोग तो जब तक हैं तब तक देख लेंगे, लेकिन आगे क्या होगा, ऐसा उनके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। लेकिन दिल्ली में ही पहले तो 1.5-2 साल टाइम बिताया इलाज कराने में। जब सब तरफ से जवाब मिल गया, थोड़ा बहुत ये सुनने में आया कि दिल्ली में मतलब स्पेशल स्कूल है हम लोगों के लिए पढ़ाई के लिए। तो स्टार्टिंग में वो लोग नहीं डालना चाह रहे थे, इसलिए कि हमें सोसाइटी क्या कहेगी कि इसको भेज दिया, खिलाने को नहीं है। मतलब ये सब पुराने कंसेप्ट है ना कि खिलाने को नहीं है, डाल दिया ऐसे, क्योंकि किसी को ये उम्मीद तो थी नहीं कि वहां जाके पढ़ लिख के कुछ बनेंगे जी। लेकिन मेरे माइंड में एक बात आई, मतलब उस समय बचपना कह लीजिए, कि मेरे माइंड में नेसेसरी बात आई जो कि बड़ा सरप्राइज होगा कि वहां जाऊंगा तो बिना देखे कोई पढ़ नहीं सकता, इसलिए वहां दिखने लग जाएगा। मतलब ऐसी एक कल्पना मेरे मन में आई, तो मैंने जिद किया कि नहीं मुझे डालो। अच्छा। तो उस मजबूरी में उन लोगों ने मुझे डाला मेरी जिद से। तो डाला तो फिलहाल वहाँ पढ़ने तो देखा, तो खैर जो मन की कल्पना थी वो तो खत्म थी, लेकिन फिर भी ठीक लगा कि चलो कुछ हम पढ़ तो रहे ना, क्योंकि अक्षर ज्ञान तो मुझे नॉर्मल स्कूल में था ही। तो जैसे ही मुझे ब्रेल के अल्फाबेट का ज्ञान हुआ, मैंने फटाफट स्टडी मेरी बहुत तेज मतलब कंटिन्यू हो गई, पकड़ लिया मैंने जी। क्योंकि अक्षर ज्ञान तो नॉर्मल का था ही, वो तो सिर्फ ब्रेल में जानना था जी। जैसे ब्रेल में 10 तक काउंटिंग सीखी तो जोड़ घटा गुणा भाग करने लग गए, अक्षर ज्ञान हुआ, वर्ड्स लिखने लग गए, इसके हिसाब से पढ़ने लग गए जी। ये जी। तो फिर जब आप बड़े हुए और ये पीजी वगैरह किया है, उस समय जब कॉलेज में जाते थे तो नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाई की है या फिर वो भी डिस्टेंस में? या नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 8 तक तो मैंने स्पेशल ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की। अच्छा। 9 से लेके जो भी मेरा MA BEd है सब मैंने मतलब नॉर्मल लोगों के साथ 9 से 12th नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की। 11th 12th मैंने राष्ट्रपति भवन स्कूल से पढ़ाई की, जहाँ MP के बच्चे वगैरह भी पढ़ते थे उन दिनों। आजकल तो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं होता ऐसा जी, लेकिन उस समय एकाध हुआ करते थे। और कम से कम जो राष्ट्रपति भवन के एम्प्लॉइज थे उनके बच्चे तो वहाँ हुआ ही करते थे। तो वहाँ पढ़ा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला कम से कम 11th 12th में जी। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर BA किया, फिर BEd किया। BA BEd करते ही मैं जॉब में आ गया, मुझे जॉब के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। और उसके बाद कंटिन्यू MA किया, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस जी। बहुत अच्छे। तो जब आप फिर कॉलेज में पढ़ते थे, कभी ऐसा नहीं होता था कि आप दृष्टिबाधित थे, आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता, आप क्या पढ़ पाओगे, या आपको कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह बहुत मदद करते थे पूरा? नहीं, मेरे साथ ये बहुत अच्छी बात रही है कि जितना मेरा सर्कल दृष्टिबाधितों से है जी, उतना ही मेरा सर्कल नॉर्मल लोगों से है। अच्छा। मतलब बिल्कुल टोटल बैलेंस है पूरी तरह। ना कोई ये कह सकता कि मेरे दृष्टिबाधित फ्रेंड्स कम हैं और ना कोई कह सकता मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स कम हैं। और ये जब से मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ने लग गया तब से है मेरा। और आज भी यही है, और मैं सोशल लाइफ शुरू से जी रहा हूँ। और हालांकि और सोशल लाइफ में सबसे बड़ी बात कि मैं एक प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ द विजुअली चला रहा हूँ, ब्लाइंड के लिए ही, मतलब विजुअली के लिए ही। तो इसके थ्रू मैं अपनी एक पब्लिक लाइफ भी जी रहा हूँ। और इसी के तहत हमारे बहुत से मेंबर्स ने आपको अपना इंटरव्यू भी दिया है जी जी। ये है। संस्था का नाम दोबारा बताएंगे? प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ द विजुअली चैलेंज। ओके, प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ विजुअली चैलेंज। तो इसके तहत क्या करते हैं आप? इसके तहत देखिए, अभी हमने 2014 में ये बनाया है और नेशनल लेवल पे घूमने के बाद बहुत से लोगों से विचार विमर्श करके बनाया। मतलब एक अकेले का कंसेप्ट नहीं था ये जी। इसमें ये हुआ कि फ्यूचर में वैसे तो हमारे देश में बहुत से मतलब काम कर रहे हैं दृष्टिबाधितों के लिए जी, लेकिन हमारा मुख्य दर्शन है कि लोगों के लिए सोशल और लीगल राइट्स के लिए स्ट्रगल करना।
और कुछ वैसे प्रोजेक्ट चलाना जैसे जो हमारे दृष्टि दिव्यांग लोग हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग देना जो कि अपना ऑफिस वगैरह में सक्सेसफुली काम कर सकते हैं और साथ में उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी हमने शुरू नहीं किया है लेकिन करेंगे जी, क्योंकि इसके लिए पहले हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ना। हाँ जी, ये है। ओके। तो ये कितने साल हो गया आपकी संस्था को अभी? 6 साल हो गया, 2014 से है ना। जी, तो अभी तक जैसे आपने कहा कि सोशल एंड लीगल राइट्स के लिए आपका संस्था काम करती है, तो कैसे मतलब जो भी दृष्टिबाधित साथी होते हैं उनकी लाइफ में कोई तकलीफ है तो वो आपके पास आते हैं और आप मदद करते हैं सर? अब जैसे देखिए हमने कहा ना कि हमारा तो पहला एम है सोशल एंड लीगल राइट्स के लिए, ठीक है ना। तो अब जैसे देखिए कि अभी हनुमान पोतेदार के अगेंस्ट ये विद्यालय का जो चल रहा है बनारस में दुर्गा कुंड का जी, तो इसका हमने केस लड़ा, कुछ हमारे फेवर में आया और कुछ अभी वो एक पब्लिक लिटिगेशन वहाँ डल गया है जी, उसमें भी हम इन्वॉल्व होने जा रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि स्पेशल स्कूल बचानी चाहिए। क्योंकि मैं नॉर्मल स्कूल में भी सर्विस कर रहा हूँ और ब्लाइंड फील्ड से भी जुड़ा हूँ जी, और दोनों का मुझे एक्सपीरियंस है जी, और केवल अपनी एसोसिएशन तो अलग चीज है लेकिन दिल्ली में कुछ ब्लाइंड स्पेशल स्कूल है उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, मतलब वॉलंटियर सर्विस के साथ जी, तो दोनों जगह का मैंने देखा है। तो मैंने ये देखा कि नॉर्मल स्कूल की सिचुएशन तो ये है कि जब से ये नॉन डिडक्शन पॉलिसी चली है तो वहाँ पे कुछ नहीं है, 8 तक तो यह है कि खाओ और आगे बढ़ो। अब 9 to 12 भी बच्चों का नॉलेज नहीं चेक किया जाता, ये कहा जाता है हम लोगों की डायरेक्शन होती है कि मैक्सिमम मार्क्स आप जितने दे सकते दो जी, जितने भी दे सकते। जी, जबकि स्टार्टिंग में जब जॉब में आए थे तो ये होता था कि उनका हम नॉलेज टेस्ट करते थे पेपर में, जी, तो वहाँ भी एक ही पॉलिसी है कि ठीक है आपको आगे बढ़ाना ही इनको। तो उससे क्या है कि जो एजुकेशन क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, स्पेशल स्कूलों में भी कुछ गिरावट आई है लेकिन फिर भी कुछ अच्छी है उनके कंपेयर में तो लेकिन स्पेशल स्कूल्स में भी सिलेबस तो यही होता होगा ना? सिलेबस होना अलग चीज है मैडम, पढ़ाई होना अलग चीज। जी, सिलेबस तो यही होना है, ये तो कहीं नहीं जाना है। जी, ठीक है ना, पढ़ाई होना अलग चीज है। जी, तो कुछ गुणवत्ता है यहाँ, कुछ गिरावट तो आई है, तो मैं भी कह रहा हूँ जी, क्योंकि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। मैं लगभग ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ, मेरा एक टूरिज्म हॉबी है। नहीं, तो मैं स्पेशल स्कूल के बारे में ही बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, मुझे सबसे बढ़िया गोवा में मिले बच्चे, ओके, सबसे अच्छे, ओके, क्योंकि वहाँ मैंने देखा जो 5th और 6th के बच्चे थे वो भी लैपटॉप चला रहे थे। अच्छा, 5th और 6th के बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड थे बिल्कुल लैपटॉप चला रहे थे और उनका स्ट्रगल एक एक मार्क्स के लिए था। अच्छा, और वहाँ जो स्कूल को चला रही थी उनका नाम लीना प्रभु था जी, उनसे मैंने बात किया कि आप हमें अपने बच्चों से मिलाइए, तो उन्होंने कहा कि देखो हम मिलाएंगे तो आप समझोगे कि जो अच्छा है उससे मिलवा दिया। आप हमारे साथ हर रूम में चलिए, हॉस्टल में जिस बच्चे से आप जो पूछना चाहें वो पूछिए। अरे वाह, इतना कॉन्फिडेंस। हाँ, उन्होंने कहा अगर अब जैसे नॉर्मली होता है ना किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे उनका हेड कुछ बच्चे ला देगा आपके सामने, हाँ जी, वो तो जानता ही है हमारा बच्चा कितना अच्छा है जी, वो तो ला ही देगा ना जी, लेकिन वहाँ उन्होंने हमें कहा कि हम आपको अपने साथ रूम में लेकर सकते हैं, आप जिस बच्चे से जो पूछना चाहो पूछिए। कोई स्पेशल बच्चा उन्होंने हमारे आगे नहीं किया। और मैं एक टीचर हूँ तो थोड़ा नॉलेज तो ऑब्जर्व हो ही जाता है ऑब्वियसली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना जी, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैं विशाखापट्टनम में गया जी, विशाखापट्टनम में जो आपने उषा गटला मैडम का लिया ये इंटरव्यू, वो प्रिंसिपल रह चुकी है वहाँ की। उनसे मैंने कहा कि मुझे आप अपना स्कूल विजिट कराइए। हालांकि उस समय रिटायर्ड हो चुकी थी, मैं तो एज ए फ्रेंड उनके घर पे गया था। वो ले गई तो वहाँ के बच्चों का देखा, लेकिन हाँ गोवा जैसा सेंटर तो भले नहीं था लेकिन अपने आप में अच्छा था अपने आप में जी। और स्पेशली वहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी बच्चों की। अब जैसे मेरा ये मानना है कि ब्लाइंड को स्पोर्ट्स में लेना चाहिए, जैसे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, ये सब तो ब्लाइंड कर ही सकता है ना, इसमें कोई साइड का इतना वो नहीं होता।
तो ऐसा गेम मुझे वहाँ देखने को मिला। और उनका ग्राउंड स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ रेत वगैरह खूब अच्छी डाल रखी थी कि कोई गिरे या कुछ भी हो, चोट ना लगे। मैंने देखा इन्होंने भी अपने फील्ड में बड़ा अच्छा काम किया अपने टाइम में। तो ऐसी मैं चंडीगढ़ गया। मतलब मेरी एक हॉबी रही है कि कहीं भी जाओ, अगर वहाँ कोई भी ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, तो एक टीचर होने के नाते, और टूरिज्म मेरी हॉबी है और मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और सोशल साइंस का टीचर हूँ। एक तरह से मेरी साइड में एक केवल एक प्रोफेशन के साथ साथ इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये ट्राई करता हूँ कि वहाँ के बच्चों को भी कुछ गर्व किया जाए। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि बहुत से स्कूलों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, कुछ मीडियम है, कुछ अपने आप में कम तो ही है। अब ऐसे उदाहरण दूंगा तो इंडिया के बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन दी बेस्ट आज तक मुझे अपने आप में गोवा का मिला। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे हर कोई इंटेलिजेंट है और स्पोर्ट्स में भी है? गोवा वाले तो मुझे स्पोर्ट्स में नहीं दिखाई दिए, एजुकेशन में दिखाई दिए। स्पोर्ट्स में इनके वाला दिखाई दिया, विशाखापट्टनम वाला। ओके। वहाँ एक लड़की थी, उसको मैंने कहा कि क्या तुम वेट लिफ्टिंग करती हो? कहती करती है। अच्छा। तो मैंने कहा तुम कितने केजी? कहती 40 की, लेकिन उसने 80 केजी का हमारे सामने उठा दिया तुरंत। अरे वाह जी। मैंने कहा ठीक है, आपने अपने से डबल उठा दिया। हाँ जी। गर्ल्स का स्कूल था। जी जी जी, उषा जी जिस पे काम करते थे। बहुत अच्छा। तो बालचंद्र जी, जैसे आपने कहा कि आपका ये जो सोशल एंड लीगल राइट्स के लिए आप काम करते हैं, तो फिर अभी तक आप लोगों ने क्या क्या काम किया इसके तहत? कितने लोगों को फायदा पहुंचा और कैसे काम? देखिए इसमें, अब देखिए मैं बताऊंगा आपको। पहले आप प्रॉब्लम को समझिए। जी। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से दृष्टि बाधितों को उनके प्रॉपर्टी में, चाहे उनके पेरेंट्स हो चाहे उनके ब्रदर हो, मतलब अदर रिलेटिव, उनको शेयर नहीं देना चाहते। तो बहुतों को हमने मोटिवेट किया कि आप अपना शेयर लीजिए। जी। तो इसके तहत में हमारी एक मेंबर भी हैं छत्तीसगढ़ से, रमला यादव जी, उन्होंने अपने यहाँ प्रॉपर्टी में अपना शेयर लिया। जी। है ना, बहुत से लोगों को क्या है कि फैमिली से थ्रेटनिंग मिल जाती है या इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया जाता है कि आप मत लो, आप क्या करोगे, आपके पास तो जॉब है। मेरा कहना, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के पास जॉब है तो क्यों उसको नहीं देते क्या? है ना। और बहुतों के साथ ऐसा अनफॉर्चुनेट हुआ है कि मतलब उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस में है। तो अब बहुत से बेचारे डर के छोड़ देते हैं और बहुत से लोग जो अपने आप में सक्सेस में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की ये सिचुएशन है कि वो स्ट्रगल नहीं कर सकते, लीगल वे में नहीं जा सकते, ना उनके पास पैसा है ना कुछ है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ उनकी ऐसी मदद की जाए कि अगर लीगली लड़ना हो तो लड़ सकें, क्योंकि जब बेरोजगार हैं या किसी कारण से जॉब लायक नहीं हो सके, लेकिन फिर भी हम उनको इतना मोटिवेट करते हैं कि आप स्ट्रगल करो, जो कुछ रिटर्न वर्क है उनके लिए जो हम कर सकते हैं हम भी करते हैं। ये है। और एसोसिएशन की तरफ से लिखते हैं कि भाई अगर इनके साथ आपने कुछ इस तरह का इंजस्टिस किया तो हम इनके साथ है। थोड़ा प्रेशर तो बनाते ही है ना जी। ये। तो अभी तक कितने लोगों को फायदा पहुंचा है इससे? मैडम अभी तो ये समझिए कि लोगों में अवेयरनेस लाना और कुछ हद तक, है ना, लोगों को इसके लिए मोटिवेट, क्योंकि सबसे बड़ी बात जब आप किसी के लिए सोशल इस तरह के स्ट्रगल में इंक्लूड होते हैं तो पहली बात उसको हमेशा तैयार रहना होता है ना जी। अब आप उसके लिए कुछ करें और वो पीछे हट जाए तो फिर आप क्या कर लेंगे जी, ठीक है ना। पहले तो इसकी स्ट्रॉन्ग विल बनाना जरूरी है। तो ये हम कुछ न कुछ सफल हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको कोई वैसा आंकड़ा नहीं दे सकता। मतलब अभी अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि फिर वो लोग अपने लिए एक कदम उठाए। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, जरूरी भी है। जब तक अवेयरनेस नहीं होती है तब तक उनको पता भी नहीं चलता करना क्या है। मैं तो सोसाइटी की वो चीज बोलना चाहता हूँ जो रियल है। है ना ये जी। सर दूसरी बात ये है कि आपने कहा आपको ट्रैवलिंग और टूरिज्म ये बहुत पसंद है, तो
आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप हाँ। स्कूल्स को विजिट करते हैं, इसके अलावा और क्या आप देखने में इच्छा रखते थे? क्या ट्रैवलिंग में और क्या पसंद करते हैं आप ट्रैवल करना? ट्रैवलिंग में देखिए, जैसा हम स्कूल तो विजिट करते हैं, लेकिन एक पर्पज स्कूल ही नहीं होता ना। हाँ जो इतने भी वहाँ के टूरिस्ट प्लेस हैं जी। और वो सब विजिट करता हूँ मैं। जैसे गोवा में गया तो सेंटा मोनिका, डोनापोला, कैलंगूट बीच को है ना, कोलवा बीच, समुद्र की लहरों में 4-4 घंटे टाइम काटना, ये सब अपनी एक हॉबी है। क्योंकि समुद्र की लहरों का एंजॉय कर सकते हैं ना पानी में खड़े होके जी। ठीक है ना। सेंटा मोनिका वो एक ऐसा शिप है, वो 45 मिनट्स का उसको दिखाते हैं। तो वो वहाँ की गौरी एंड मांडवी रिवर जो है कि समुद्र में गिरती है तो उसी में वो चलता है जी। तो 45, तो उस पर गोवा के कल्चर के बारे में होता है। तो ये सब चीजें अपने आप में है। ऐसी विशाखापट्टनम में गए तो वो आरके बीच है ना जी। और वहाँ एक टेम्पल है। और फिर वो अभी सदफा मैडम का कहना कि उनका कॉफी फार्म में भी रुकना है एक बार। हो सकता है मैं अक्टूबर या जनवरी में फिर जाऊँ वहाँ। अच्छा। ये है। तो ज्यादातर नेचुरल स्पॉट्स में आप जाना पसंद करते हैं? मतलब कुछ भी हो, चाहे वो हिल टाइप होते जैसे है। अब जैसे नासिक में गए तो वहाँ गोदावरी नदी है, लक्ष्मेश्वर है जी। तो मुझे सर्दी नदी के बाद तो गोदावरी नदी में नहाने का मजा है। जल प्रपात है, ऊपर से गिरता है 12-13 फुट ऊपर से पानी। जी जी। मतलब मैं विजुअली इंपेयर्ड होते हुए विद टूरिज्म में भी फिजिकल एंजॉयमेंट कितना हो सकता है जी, ये भी देखता हूँ जी। अब जैसे केरला गए त्रिवेंद्रम में, तो वहाँ पीएमजी जंक्शन में एक ऐसा म्यूजियम है। अब जैसे हर जगह म्यूजियम में तो सब चीजें शीशे में होती हैं, अब वहाँ शीशे में कर दियो तो बात अलग है। शीशे में तुमने तो ब्लाइंड कोई भी हो थोड़ा पढ़ के बताएगा बोल बोल के लेकिन वहाँ जितनी भी मशीनरी थी उसको हम छू के देख सकते थे। अब जैसे वहाँ भाखड़ा नंगल डैम का जो मॉडल है हाँ। वो हाथ में लेके देखा। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा है तो ये बड़ा अच्छा लगा। फिर लास्ट में उसमें 45 मिनट्स का पिक्चर भी थी, वो सुन के देखा जी। फिर बाकी समुद्र में जाना अच्छा लगता ही है। वहाँ फिर कोवलम बीच हुआ, पद्मनाभन मंदिर हुआ, ये सब फिर तो अपनी जगह था। तो आपने इतनी सारी वैरायटी बीचेस पे गए हैं, सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपको? क्या फर्क महसूस किया आपने इन सब बीचेस में? नहीं, हर एक का मैडम अलग अलग है ना जी। हर एक का एक अलग अलग है। इसमें मैं किसी को स्पेशल नहीं कहूँगा। अभी मुझे नॉर्थ ईस्ट का कुछ लकीली नहीं बन पाया है, जैसे नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा वगैरह जी। इधर और जाने की इच्छा है। वो सारी पहाड़ी इलाके। हाँ, लेकिन मैं पहाड़ी इधर कश्मीर में गया हूँ। अच्छा। कश्मीर में करीब 16,000 फुट की ऊंचाई तक गया मैं। अच्छा। तो कश्मीर भी मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगा। लेकिन कश्मीर का जो शिकारा है, मतलब जो बोटिंग है डल लेक की जी, और हाउस बोट में रुकना, ये दो एंजॉयमेंट मेरा अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अरे एक वहाँ चश्मा शाही है, कहते वहाँ का पानी बड़ा प्योर है तो वो मतलब चीज अपने आप में। और 2 बार गया हूँ मैं कश्मीर। जो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लग गई तो वहाँ मैं दोबारा भी गया हूँ। अच्छा। अब क्लाइमेट के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे बेंगलोर और नासिक, पूना ये सब बहुत अच्छे लगे। या हैदराबाद में चार मीनार, गोलकुंडा ही बहुत वो लगा। आप एडवेंचरस भी है तो? एडवेंचर नहीं, मैं जो 16,000 फुट की ऊंचाई पे जब मैं गया था वो उनका एक वो बोलते हैं अंडोला, मतलब वो उसमें 5-7 लोग बैठ के ऊपर तक जा सकते हैं। इस वजह से गया था मैं। लेकिन वो बर्फ में जाना चलना ये सब तो वहाँ ऊपर किया जी। लेकिन एक होता ना चढ़ के जाना, वैसा नहीं किया जी। फिर भी वहाँ तक पहुँचना, वहाँ पे खड़े होना, हिम्मत रखना, जाना, ये भी एक बड़ी बात होती है अपने आप में। तो आपने पूरी दुनिया को अपनी मन की आंखों से देखा है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, मतलब ये मेरी अपनी हॉबी है और अभी जब तक है चलता रहेगा, क्योंकि अपने हिसाब से नॉर्थ वेस्ट साउथ काफी घूम लिया है जी। 100% तो कभी कुछ नहीं हो सकता जी।
लेकिन ये है कि नॉर्थ ईस्ट को और देखना है। तो फिर आपने कभी राजस्थान नहीं आए? राजस्थान, उदयपुर, जयपुर। जी उदयपुर में ये फतेह सागर झील है जी मोहंती गुमरी है और सिटी पैलेस। जी। सिटी पैलेस में करीब मैंने 5-6 घंटे अच्छी तरह घूमा हूँ। अरे वाह, वाकई में वहाँ पे इतना देर रह सकते थे, इतना तो है उधर देखने के लिए सभी चीजें। इसके अलावा आपके और क्या हॉबीज हैं? बाकी सोशल वर्क कर रहे हैं, ये तो है ही है। हमें तो ये लाइफ ही जीनी है, ठीक है ना। और 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद हम अच्छा डेवलप कर लेंगे। तो जितनी लाइफ बचेगी इसी को ही देना है, और बस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पूरी लाइफ एक्टिव जीना चाहिए जितना अपने आप में है। सही बात। और मेरी एक इच्छा भी है और ट्राई भी कर रहा हूँ जी कि हमारे दृष्टिबाधितों में जो आज के यूथ हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे तैयार हों जो ज्यादातर एडवोकेट बने। मेरी एक इच्छा है, मतलब, और इंटेलेक्चुअल हो, और वो जो हमारी प्रॉब्लम्स है, देखिए, एक तो नॉर्मल प्रॉब्लम है। अब ऐसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं कि जी इनको मोबाइल बांट दिया, इनको ये इक्विपमेंट बांट दिया, इनका ये कर दिया, वो कर दिया, वो एक अलग चीज है, वो वाहवाही की बात है। लेकिन जहाँ कहीं भी हमारे लीगल और सोशल राइट्स की बात आती है, नेता कुछ चाहे तो ब्यूरोक्रेट गुमराह कर देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में कोई चाहता ही नहीं। वो चीजें लेना बड़ा कठिन हो जाता है, और उसके लिए सोसाइटी के लिए ही कुछ ऐसे लोग हो जो अपनी ड्यूटी मान के, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल है अगर वो प्रोफेशनल वे में इसको देखेगा तो इतना नहीं हो पाएगा। प्रोफेशनल वो अपना करे जो करना है, लेकिन इस सोसाइटी के लिए जो कुछ करना है वो अपनी ड्यूटी मान के करे, तब जाके इसको कुछ अच्छा, मतलब तब हम कह सकते हैं कि मतलब विज्ञान भारत सुगम्य भारत की जो बात करते हैं, तो तब कुछ हो सकता है ना। ये है कि हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा जिसके साथ इंजस्टिस हो रहा जी। और ये अकेले कोई खड़ा हो नहीं सकता, ये काम इंटेलेक्चुअल लोगों को ही अपनी ड्यूटी मान के करना होगा, तब जाके कुछ हो सकता। तो माउंट आबू कब आएंगे सर? ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लक की बात है। लक्ष्य रखिए फिर आ जाएंगे। नहीं, एक बार वहाँ आने का चांस मिल रहा था। हाँ जी। लेकिन वो एक्चुअली क्या हुआ कि हमें समर वेकेशन में कई बार स्पेशल क्लास में लेनी होती है जी, वो मुझे अलाउड नहीं हुई लीव। स्टेशन लीव लेनी पड़ती है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए। हाँ। उस चांस में रुक गया फिर ऐसे, इसलिए मैं कह नहीं सकता, कभी भी ये चांस बन सकता है। इनवाइट करे तो देखेंगे उस समय के अनुसार। जरूर, आप कभी भी पधार सकते हैं, आपका अपना माउंट आबू है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है अरावली हिल्स है। वो मुझे मालूम है कि वो अंग्रेजों ने, क्योंकि मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का हूँ ना। हाँ जी। तो पूरे इंडिया में करीब 6 या 8 ऐसे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने डेवलप किया जी, जहाँ वो मौसम के हिसाब से समर वेकेशन में जाते थे। इसमें शिमला है, माउंट आबू है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, साउथ में यूपी है ना। तो अब देखना पड़ेगा, आपसे याद आ जाएगा क्योंकि हमारे टाइम में आईएएस नहीं अलाउड था। नहीं तो मैंने तो आईएएस का पेपर देना था, चाहे सक्सेस होते या नहीं होते। पढ़ाई के नाम। हाँ, तो हमारे टाइम में मतलब ये आईएएस अलाउड नहीं था जी, क्योंकि हम तो 90 में जॉब में आए हैं और ये एक्ट तो 95 से आया है। तो ये भी एक मेरा दुख रहा, चाहे हम सक्सेस होते या ना होते वो बात अलग है, लेकिन जब तक ये अलाउड हुआ तब तक एक बार आ गया। जी, ये है। फिर भी आप अपनी सपने को, अपनी तो स्टूडेंट है उसके द्वारा साकार कर सकते हैं। आपके पास मौका है, उनको आप इंस्पायर करें, वो भी बन जाए। जैसे आपका एक सपना है कि जो भी दृष्टिबाधित युवा है
वो एडवोकेट बने, तो वो ये भी बनेंगे। साउथ में हमने देखा है बहुत सारे ऐसे कलेक्टर आए हैं अभी जो दृष्टिबाधित हैं। सर, तो इतने साल की आपकी ये मेहनत और इसमें आपको कभी कोई पुरस्कार मिला किसी चीज? एक्चुअली मैंने कभी किसी पुरस्कार के लिए अप्लाई नहीं किया जी, और ना मैं करने की इच्छा रखता, बल्कि मैं लोगों को करवाता हूँ पुरस्कार के लिए अप्लाई। जी। अब जैसे हमारी एक मेंबर है नेहा नलिन पास्कर है बॉम्बे से, उनको मैंने नारी शक्ति अवार्ड के लिए अप्लाई करवाया। जी, जिन्होंने ये माउंटेन हिमालय की माउंटेन एवरेस्ट चढ़े थे। हाँ, उनको तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड के लिए भी अप्लाई करवाया, नारी शक्ति अवार्ड के लिए भी अप्लाई करवाया। बॉम्बे में रहते हैं ना? हाँ, बॉम्बे में रहती है जी। तो वो भी हमारी लाइफ मेंबर है, तो उनको दोनों अवार्ड के लिए अप्लाई कराया। अरे वाह। तो जो भी हमारे मेंबर स्पेशल मतलब कुछ करते हैं जिनका मुझे लगता है, जी, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप लोग अप्लाई करिए, और जो कुछ भी मेरे नॉलेज में आता है कि फॉर्म डिक्लेयर हो गए हैं, मैं एडवांस उनको फॉर्म जो है कि मेल पे डालता हूँ उनके और कहता हूँ कि आप लोग अप्लाई। जी। मेरी पर्सनली कोई ऐसी डिजायर नहीं होती कि मैं अप्लाई करूँ मुझे अवार्ड मिले या कुछ हो। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ बस ये है। जी, बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरा मानना है जो कुछ कर रहा हूँ अपने इंटरेस्ट से कर रहा हूँ। जी। तो वर्तमान समय में आपके परिवार, आपके बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चा तो मेरा एक बेटा है जो बॉम्बे में है इस समय, ये संगानिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, संगानिया। उसकी कंपनी के साथ अटैच है वो। जी। और फिलहाल उसकी मदर भी उसी के साथ है वहाँ पे। थोड़ा कहता रोटी पानी के लिए कोई होना चाहिए। अभी 1-1.5 साल से ही वो सेट हो रहा है। जी। और इतना होप है कि काफी अच्छा सेट हो जाएगा। जी। तो फिर आप अकेले रहते हैं अभी? मेरी तो ऐसी पब्लिक लाइफ है, मैं कभी ऐसा अकेला नहीं पड़ता। फिर भी घर पे अकेले रहना, खाना बनाना? ना, खाना वाना मुझे कुछ नहीं बनाना होता, मुझे चाय बनानी नहीं आती। जी। मेरे साथ 2 नॉर्मल लोग हैं और 2 लोग अपने साथी हैं। मतलब जहाँ मैंने ऑफिस बना रखा है दिल्ली में, जी, तो मेरा ही परचेज फ्लैट है, यहाँ से अपना ऑफिस भी चलाते हैं और यहाँ हम फिलहाल मैं यहाँ रह भी रहा और वहाँ भी रह लेता हूँ जो मेरा वो घर है। तो मेरे लिए इस बात का कुछ नहीं है, मैं कहीं भी रुक सकता हूँ इन दोनों में। जी, ये है। बहुत अच्छा। तो मेरा एक पेरेंट्स का भी घर है दिल्ली में। जी। जहाँ पे हमारी सारी फैमिली और रहती है, भाई वगैरह जो भी है। कभी भी मैं वहाँ भी रह लेता हूँ, यहाँ भी रह लेता हूँ, और मुझे इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ ये होता है कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं दिल्ली के बाहर के जो भी हैं, अगर कभी आते हैं तो उनको हम उनके साथ यही रुकते हैं। तो आप कुछ स्पोर्ट्स भी खेलते हैं सर? चेस खेलता था मैं, लेकिन अब तो नहीं। और थोड़ा जो ब्लैंक का क्रिकेट होता था जी, वो खेलते थे, बस यही दो। चेस में नेशनल खेले हैं। अरे वाह, अच्छा। वो चेस में नेशनल खेलने से ही वो नेहा से हमारी मतलब इंट्रोडक्शन हुई 1998 से। जी। वो भी खेलते थे ना। हाँ जी। और वो लोग तो बहुत अच्छे आगे निकले, लेकिन हम तो एक टाइम पे रुक गए। तो फिर नेशनल लेवल तक जाकर के आपने क्यों छोड़ दिया चेस खेलना? नहीं, वही मैंने बताया ना, देखिए हर प्लेयर इतना मतलब ये तो नहीं है ना कि बहुत अच्छा ही हो जाएगा, है ना। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा ये फर्स्ट इंटरेस्ट तो यही सोशल लाइफ वाला ही है ना, सोशल वर्क। तो फर्स्ट इंटरेस्ट जो है जी, इसको हमने ज्यादा टाइम दिया। जी, ये है। तो जब आप चेस खेलते हैं वो नॉर्मल लोगों के साथ खेलते हैं या फिर दृष्टिबाधित के साथ? ये जितना भी कंपटीशन था वो था तो विजिबली लोगों के साथ। अच्छा। लेकिन नॉर्मल लोगों के साथ ऐसे खेलते थे जैसे अपना होम घर पे जो खेलते हैं। उसमें अपने भाई के साथ बहुत खेला मैंने। ओके। ये है। तो चेस बोर्ड और कॉइन कुछ अलग तरीके से बना हुआ होता है या फिर वैसे नॉर्मल जो बने हुए होते हैं उसी के? वैसे ही होता है, सिर्फ हमारी पहचान के लिए थोड़ा ऊपर 2 टाइप हो जाता है। अच्छा।
हम्म। जब आप कंपटीशन में खेलते थे तब भी वैसा ही रहता है? हाँ, कंपटीशन में तो खेलते थे तब तो वो सारे विजुअली थे, ज्यादा लो विजन वाले होते थे। जी। तो आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आता था, कौन से स्पोर्ट्स में आता था? स्पोर्ट्स में? हाँ जी। स्पोर्ट्स में देखिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए तो हम लोग क्रिकेट खेलते ही थे जी। और वो भी बहुत अच्छा लगता था। चेस भी उस समय सेकंड, लेकिन हमारे टाइम में क्रिकेट का जैसे आजकल है ना कि इससे वर्ल्ड कप होना, कंपटीशन होना, ऐसी चीजें नहीं थी। ज्यादा आपस में जैसे दो स्कूलों का कर लिया, दो स्पेशल स्कूलों का क्रिकेट आपस में कर लिया, वो मतलब फ्रेंडली जो भी कह लीजिए जी। पर उस समय कोई ऐसी उसके लिए कोई एसोसिएशन नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं था। और बस ये है कि अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलते थे जरूर जी। और यही काम था हमारा, घूमना, खेलना, पढ़ना, तीनों चीज बैलेंस थी। बहुत अच्छा। म्यूजिक भी सीखा सर? म्यूजिक तो जीरो है मैडम मेरा। जी। बल्कि आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता देता हूँ। हाँ जी। कि हमारे फादर की ये इच्छा थी कि जब हम ब्लाइंड स्कूल में गए तो हम ब्राह्मण फैमिली से हैं कि भाई रामायण पढ़ना सीख लेगा। और वास्तव में सेकंड क्लास में मैंने सीख भी लिया। मेरे फादर पूजा करते थे, मैं भी ब्रेल की रामायण लेकर उनके साथ पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस हो गई। अच्छा। तो वो लोग सोचते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लेगा। तो हमारे गांव में सरजू नदी किनारे एक साधुओं की कुटी थी जी। तो कहते थे ठीक है रह घर पे लेगा, लेकिन दिन भर वहां जाएगा, अपना उनके साथ पूजा पाठ करके लाइफ बिताएगा। लेकिन म्यूजिक बिल्कुल नहीं आया और धीरे धीरे 7th 8th से ही लगभग मैं ये ब्लाइंड सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस अंदर आ गई और थोड़ा इस तरफ बढ़ते रहे। तो हर कोई प्रेशर होना नहीं था, डिसीजन सारे मेरे अपने थे जी, है ना। लेकिन ये है कि इनकी सोच को मैंने खत्म कर दिया। हाँ, ये तो आपको इंटरेस्ट था ये सब पुरोहित करना, रामायण जैसे? नहीं, रामायण भारत में अब भी पढ़ता हूँ। अच्छा। लेकिन अपने लिए। ओके। जैसे कोई भी हो, पूजा करना है तो अपने लिए तो पढ़ना ठीक है, लेकिन उसको एक प्रोफेशन में या उसी पर लाइफ देखे, मतलब एक संत का जीवन या साधु का जीवन जी, उस चीज की तरफ मैं नहीं बढ़ा। और कोई चीज है सर जो मैं पूछूं आपसे, या कोई चीज रह गई तो बोलना है? कुछ नहीं, बस कोई नहीं, आपने हमें इस लायक समझा और आज मैं रेडियो मधुबन के माध्यम से अपने विचारों को या अपने अनुभवों को सबके साथ शेयर कर सका। और इसके लिए जो आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बाकी मैं दृष्टिबाधित समाज से एक बार वही अपील करूंगा कि ऐसे लोग तैयार हों जो अपना कर्तव्य समझ के इस सोसाइटी को एम्पावरमेंट करने में अपने नॉलेज का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करें। ये कहने का जी, बार बार हर जगह सोसाइटी से यही अपील करता हूँ जी। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ जुड़े रेडियो मधुबन पर मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। तो ये मन की आंखों से जो ये टाइटल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है और कम से कम इसके द्वारा देख के बारे में जानने को मिलता है और मैं देख भी रहा हूँ जी, है ना जी। ये आप करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए एक अच्छा मंच है ये जी। कम से कम सोसाइटी में हर कोई हर एक के पास तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके माध्यम से जो कोई भी सुनेगा वो कम से कम जानेंगे तो सही, मतलब अपने ही लोगों के बारे में। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बाल चंद्र उपाध्याय जी। आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं। दिल्ली की गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौरी गार्डन में आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ और कुछ नए बातों के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।